करेंगे। समाज के विभिन्न सदस्य समान कार्य नहीं करते। क्षमता और आवश्यकता के आधार पर उनके बीच कार्यों का बंटवारा पाया जाता है। समाज की सभी इकाइयों में श्रम विभाजन की व्यवस्था मिलती है। यह समाज के संतुलन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये समाज के स्वरूप और संरचना को भी, अगर यूं कहा जाए कि प्रभावित करता है, तो गलत नहीं होगा। श्रम विभाजन से केवल लोगों के कार्यभार में ही नहीं कमी होती, बल्कि समाज का निर्माण होता है, सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकते। इस प्रकार श्रम विभाजन समूहों में निर्माण करता है और उनमें एकता पैदा करता है। दुर्खीम ने श्रम विभाजन और नैतिकता में परस्पर घनिष्ठ संबंध बताया है। दुर्खीम कहते हैं कि समाज को एक नैतिक व्यवस्था वास्तविकता मानी जाए और समाज की व्यवस्था, एकता, निरंतरता आदि के लिए नैतिक व्यवस्था को अत्यावश्यक माना जाए, तो यह यानी कि श्रम विभाजन इसमें अपनी भूमिका को और स्पष्ट करता है। दुर्खीम का मत है कि श्रम विभाजन का प्रकार्य सभ्यता का विकास करना नहीं है। इनका कहना है कि श्रम विभाजन सभ्यता के विकास का स्रोत है। श्रम विभाजन का अर्थ प्रकार्य के रूप में लगाना त्रुटिपूर्ण है। श्रम विभाजन से ना तो समाज में इस प्रकार का वातावरण बनता है जिससे किसी प्रकार का कोई नुकसान हो, बल्कि इस प्रकार की वास्तविकता का निर्माण होता है जिससे कि समाज में व्यवस्था बनी रहे। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि श्रम विभाजन का प्रकार्य सभ्यता का विकास करना नहीं है। इसीलिए उन्होंने समाज में श्रम विभाजन को महत्वपूर्ण स्थान दिया। दुर्खीम की जो पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जिसमें इन्होंने विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा की, उसे उन्होंने 3 खंडों में विभाजित किया। श्रम विभाजन के प्रकारों की चर्चा प्रथम खंड में की, श्रम विभाजन के कारण और दशाओं की चर्चा दूसरे खंड में की और श्रम विभाजन के असामान्य रूपों की चर्चा उन्होंने तीसरे खंड में की। इस प्रकार से उन्होंने विस्तार पूर्वक इस पुस्तक में श्रम विभाजन की बात करी। प्रथम खंड में दुर्खीम ने श्रम विभाजन को सामाजिक एकता का आधार सिद्ध करने का प्रयास किया, साथ ही उसके वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से कानूनों के रूप, एकता के स्वरूप, मानवीय संबंधों के स्वरूप, अपराध, दंड, सामाजिक विकास आदि की अनेक समस्याओं और अवधारणाओं की व्याख्या प्रस्तुत की। दूसरे खंड में श्रम विभाजन के कारणों और दशाओं और परिणामों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया और तीसरे खंड में श्रम विभाजन के कुछ असामान्य स्वरूपों की विवेचना की। इस प्रकार से सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दुर्खीम की समाजशास्त्र को एक महत्वपूर्ण देन है। इसीलिए समाजशास्त्र में इसकी चर्चा जब भी की जाती है तो दुर्खीम का नाम सबसे ऊपर आता है। अगर हम बात करें कि दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन क्या रहा, तो उनका ये कहना था कि श्रम विभाजन का नियम सावयव और समाज दोनों पर लागू होता है। यहाँ तक कहा जा सकता है कि सावयव के कार्य जितने अधिक विशेषीकृत होंगे उतना ही अधिक विकास होगा। दुर्खीम ने स्पष्ट किया है कि मानव सभ्यता का विकास श्रम विभाजन की गतिशीलता के आधार पर ही समझा जा सकता है। इस प्रकार से उनका यह मानना कि श्रम विभाजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, गलत नहीं था। उन्होंने श्रम विभाजन के 2 महत्वपूर्ण कार्यों की या प्रकारों की चर्चा की और उसके अंतर्गत उनका यह मानना था कि श्रम विभाजन के प्रमुख कारक हैं जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि और साथ ही साथ सामूहिक चेतना में कमी। दुर्खीम कहते हैं कि जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि ही श्रम विभाजन का केंद्रीय और प्राथमिक कारक है।
स्वयं दुर्खीम ने लिखा है, श्रम विभाजन समाजों की जटिलता और घनत्व के साथ सीधे अनुपात में विचरण करता है और यदि सामाजिक विकास के दौरान यह निरंतर वृद्धि करता है तो इसका कारण यह है कि समाज नियमित रूप से अधिक घने और सामान्यतः अधिक जटिल होते जाते हैं। दुर्खीम ने श्रम विभाजन के द्वितीयक कारकों की भी विशद विवेचना की और कहा कि द्वितीयक कारकों में उन्होंने सामूहिक चेतना के क्रमिक पतन को पहला स्थान दिया। दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन और व्यक्तिगत विरोधीकरण तभी संभव होते हैं जब सामूहिक दृष्टिकोण के स्थान पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण का विकास हो जाए और व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना को दबा दे। इसलिए दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन की प्रगति उतनी ही अधिक कठिन और धीमी होगी जितनी सामूहिक चेतना सशक्त और निश्चित है। इसके विपरीत यह उतनी ही अधिक तीव्र होगी जितना व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पर्यावरण के साथ सामंजस्य करने में समर्थ है। इस प्रकार से इन्होंने विस्तार पूर्वक श्रम विभाजन के प्रमुख कारकों की चर्चा की और जब प्रकार्यों की बात आई तब भी इन्होंने दो महत्वपूर्ण प्रकार्यों की चर्चा की। एक तो करी इन्होंने नवीन समूहों के निर्माण की और दूसरा करी नवीन समूहों में एकता पैदा करने की। इस प्रकार से इन्होंने श्रम विभाजन के सामाजिक परिणामों पर भी प्रकाश डाला और कहा कि विकास और प्रतियोगिता श्रम विभाजन के सामाजिक परिणाम के रूप में स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। श्रम विभाजन समाज में अलग अलग प्रकार के व्यवसाय उत्पन्न कर देता है जिसके परिणाम स्वरूप समाज में प्रतियोगिता बढ़ जाती है। कारण ये श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप श्रम का विशेषीकरण हुआ। श्रम विभाजन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार का कार्य करता है और एक प्रकार के कार्य को निरंतर करते रहने से उस कार्य के संबंध में उपयुक्त दक्षता या ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह विशेषज्ञ हो जाता है जिससे प्रतियोगिता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से श्रम विभाजन का एक सामाजिक परिणाम विकास और प्रतियोगिता के रूप में देखने को मिलता है। उन्होंने समाज में व्यक्तिवादिता को भी प्रमोट करने का या बढ़ावा देने का कारण श्रम विभाजन को माना, क्योंकि समाज में भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न कार्यों में विशेषता प्राप्त कर लेने से एक व्यक्ति को एक ही प्रकार के कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार अन्य आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे निर्भरता में वृद्धि होती है। समाज में जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ता है वैसे वैसे ही पारस्परिक निर्भरता भी बढ़ती है। समाज में ज्यों-ज्यों श्रम विभाजन के कारण विशेषीकरण के फलस्वरूप व्यक्तिगत भिन्नताएं बढ़ती हैं, एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती है, इसके ही परिणाम स्वरूप आपसी सहयोग में भी वृद्धि देखने को मिलती है। दुर्खीम के अनुसार दुर्खीम कहते हैं कि समाज में बढ़ते हुए श्रम विभाजन और विशेषीकरण के अंतर्गत भिन्न भिन्न कार्यों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बढ़ने लगी हैं, जिससे कि व्यक्तिवाद को भी देखा जा सकता है। समाज में इसके कारण यानी श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप विशेष कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों के विशेष स्वार्थ पनपने लगते हैं और इन विशेष स्वार्थों की रक्षा के लिए नए समूहों का भी उदय होता है। समाज में बढ़ते हुए व्यक्तिवादी व्यवहार पर अंकुश रखने के लिए कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता होती है। समूह के प्रति अपराधों की प्रवृत्ति कम हो जाती है, इसीलिए दमनकारी कानून निरर्थक हो जाते हैं और व्यक्ति के प्रति अपराधों की संख्या में वृद्धि होने से प्रतिकारी कानून प्रचलित हो जाते हैं। श्रम विभाजन से एक दूसरे पर नैतिक दबाव भी देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही साथ श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण व्यक्तिगत गुण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व भी बढ़ जाता है। अपने अपने कार्य के विशेषीकरण ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया है। इस प्रकार से श्रम विभाजन के उपरोक्त परिणामों के अतिरिक्त उपयोगितावादी विचारकों ने भी इसका समर्थन व्यक्त किया है, लेकिन इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई है और श्रम विभाजन के सिद्धांतों को भी कई आधार पर आलोचना सहन करनी पड़ी। लेकिन ये तथ्य वास्तविक है कि सामाजिक परिवर्तन में अनेक कारकों का योग होता है और दुर्खीम ने श्रम विभाजन को केवल जैविकी आधार पर स्पष्ट किया है।
किंतु उन्होंने श्रम विभाजन के सामाजिक परिणामों के तथ्य पूर्ण रूप से वर्णन करने में सफलता प्राप्त की है। इसलिए ये सिद्धांत आज भी सभी के लिए जानना आवश्यक